सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। क्या बात है आकांक्षा, आज थोड़ा सा बड़ा खिला खिला माहौल भी है। खिला खिला माहौल हमेशा रहता है जी। जब हम अपनी सखियों से, श्रोताओं से मुखातिब होते हैं। बिल्कुल। और आज हम अपनी सभी सखियों और श्रोताओं को बता देते हैं कि आज हम लोग तीज उत्सव के बारे में चर्चा करेंगे और धारावाहिक नेत्री का भाग 7 भी हम सुनवाएंगे शायना एनसी के साथ, जो महिला सांसद हैं। हाँ, और इसमें बता दें कि आज इस कार्यक्रम में धारावाहिक नेत्री के आज के इस भाग में हम सुनेंगे सांसद नवनीत कौर राणा के जीवन संघर्ष की कहानी। बिल्कुल। और इसके साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार में हम कथाकार कहानीकार अमरकांत जी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एक ऐसे पात्र की हम चर्चा करने वाले हैं जो अनाज भंडारण में जिसकी मुख्य उपयोगिता रही है और खासकर गांव में ये बहुतायत उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल। और ये पात्र है डेहरी पात्र। बिल्कुल आकांक्षा। और आज चूंकि बलिदान दिवस है तो खुदीराम बोस जी के बारे में हम बात करेंगे और जिसका जीवन इतिहास के पन्नों पर अमर कहानी है। भारत माँ की रक्षा में जिसकी कुर्बान जवानी है। एक बंगाली शेर मगन था देशभक्ति के शोरों से, अड़ा रहा था पर्वत सा और नहीं डरा था गोरों से। वो लिए हाथों में गीता, हंसते हंसते झूला था, मातृभूमि की खातिर अपना और पराया भूला था। वो जिसकी अमर शहादत ने एक क्रांति बीज को बोया था, बोस खुदीराम तेरी मौत पर सारा भारत रोया था। क्या बात है। और खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में बाबू त्रैलोक्यनाथ बोस के यहाँ हुआ था। आपकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीराम बोस का आज़ादी के प्रति उनकी ऐसी लगन थी कि कक्षा 9 के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वो स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सन 1905 में उन्होंने बंग भंग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी लगी। वहाँ भारी संख्या में लोग आए थे। खुदीराम क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ के लिए सुनार बांग्ला नामक ज्वलंत पत्रिका की कुछ प्रतियां बांट रहे थे। पुलिस उन्हें पकड़ने लगी तो वे उनसे बचकर भाग निकले। सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया। गवाही नहीं मिली तो वे छूट गए। सन 1907 में नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की ट्रेन पर भी हमला किया था उन्होंने, लेकिन वे बच गए। युगांतर नाम क्रांतिकारियों की संस्था से वे जुड़ गए थे। युगांतर नामक क्रांतिकारियों की संस्था से वे जुड़ गए थे और उस समय भारतीयों को कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड ने लोगों को खूब दंड दिया था जो उस समय के थे। हमसे इससे सभी क्रांतिकारी बहुत क्षुब्ध हो गए थे जब मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने लोगों को प्रताड़नाएं दी थी। तब खुदीराम बोस को और उनके साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी को चुना गया और उन्हें एक पिस्तौल और बम देकर उन्हें काम को अंजाम देने की योजना के बारे में उन्हें बताया गया था। जी, उनका एक किस्सा है कि जब 10 अगस्त की रात थी और उसके अगले दिन उन्हें फांसी देना तय था तो जो जेलर थे उनको खुदीराम से बेटे जैसा लगाव, एक प्रेम सा हो गया था। जेलर ने 4 रसीले आम खुदीराम को दिए कि तुम खा लेना। खुदीराम ने उसे लेकर अपने पास रख लिया। अगली सुबह जब जेलर उन्हें लेने आए तो उन्होंने देखा कि आम वैसे ही रखे हैं। जेलर ने पूछा, तुमने आम खाए नहीं? तब खुदीराम ने कहा कि जिसको सुबह फांसी के फंदे पर झूलना हो उसे खाना पीना कैसे अच्छा लगेगा। जेलर ने जैसे ही आम उठाए वो मतलब कहते हैं ना, उनका दिल एकदम भारी हो गया। खुदीराम जोर से हंसने लगे और ये देखकर जेलर और भी हंसने लगे क्योंकि जब जेलर ने आम उठाए थे तो वो सारे पिचके हुए थे। उनको खुदीराम ने खाया था लेकिन वो ऐसे ही रख दिया था। बिल्कुल। और ये उनकी एक प्यारी सी शरारत थी। वहीं दूसरा किस्सा भी है कि जब जज ने फैसला पढ़कर उन्हें सुनाया तो खुदीराम बोस मुस्कुरा दिए। तब जज को लगा कि शायद इन्होंने समझा नहीं है तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सजा के बारे में पूरी जानकारी है, पूरी बात समझ में आई? तो इस पर खुदीराम ने दृढ़ता से कहा, मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया, बल्कि समय मिला तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। और इस तरह से उनकी ये बात थी। तो उनको
जो उन्होंने मतलब बम जिस गाड़ी पर छोड़ा था, घोड़ा गाड़ी पर छोड़ा था, तो उसमें उस दिन मजिस्ट्रेट साहब नहीं थे, तो 2 अन्य महिलाएं थीं। तो इस तरह से उनको जान गंवानी पड़ी और खुदीराम साथी ये संग भाग निकले और वैनी रेलवे स्टेशन पर जा वो पहुंचे थे और अंग्रेज पुलिस पीछे से आ रही थी और वहीं वो पकड़ लिए गए थे। तो इस तरह से उनको 11 अगस्त सन 1908 को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जब वो मात्र 18 वर्ष के थे। जी। और भगवत गीता हाथ में लेकर खुदीराम खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। किंग्स फोर्ट ने उसके बाद घबराकर नौकरी छोड़ दी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी का दीवाना बन खुदीराम हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर गए। जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं, उस उम्र में वे देश के करोड़ों लोगों को आज़ादी का पाठ पढ़ा गए। और ऐसे वीर बलिदानी को आज हम शत शत नमन करते हैं, जिनकी बदौलत हम आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। गुलाम उठ वतन के दुश्मनों से इंतकाम ले, इन अपने दोनों बाजुओं से खंजरों का काम ले। चमन के वास्ते चमन के बागबां शहीद हो, चमन के वास्ते चमन के बागबां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से। जमीन नहीं तेरा वतन है आसमां शहीद हो, जमीन नहीं तेरा वतन है आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। आकांक्षा, हमारे बहुत से श्रोता साथी सब सखियां जुड़ चुकी हैं हमारे फेसबुक पेज पे, तो हमने देखा है कि वहाँ पर एक कविता आई है बलिदान दिवस पर। तो ये कविता है बलिदान दिवस पर। मातृभूमि के लिए क्या अपना सब कुछ बलिदान है, देव तुल्य है जीवन उसका, सच में वही महान है। जो आया है वो जाएगा, यह तो जग की रीत है। ये जग क्षण भंगुर है भाई, सफल अमर पथ प्रीत है। राष्ट्र हेतु कुर्बान हुआ जो उसे समर्पित गान है, देव तुल्य है जीवन उसका।
और खुदीराम बोस की प्रतिमा आज हृदय में छाई है, आज़ादी के परवानों की देती गूंज सुनाई है, आज पूर्ण बलिदान दिवस पर करता उन्हें नमन, जहान देवतुल्य है जीवन उसका, देवतुल्य है जीवन उसका। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ये। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डेहरी एक पात्र हम की। डेहरी पात्र की के विषय में अपनी सखियों को कुछ बताने वाले थे कि दरअसल ये जो डेहरी मिट्टी का एक बड़ा सा ऐसा पात्र होता है जो पूरी तरह से प्रकृति, मतलब जो चीज़ें हैं प्राकृतिक, उनसे बनाया जाता है, यानी प्रकृति से जुड़े पदार्थों से। अक्सर गाँव में ये देखने को मिलता है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसमें अनाज को भरकर रख ही दिया जाता है और इसमें गांव की महिलाएं कभी-कभी अपना कीमती सामान भी रख देती हैं। और ये मिट्टी भूसे के मिश्रण से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए पड़ोस की महिलाएं आकर मदद करती हैं, मिलजुल कर बनाती हैं। और ये कई खंडों में बनाया जाता है। तालाब की चिकनी मिट्टी से उसको बनाया जाता है और इसको जब बना लेते हैं ना, तो वो लोग अगरबत्ती जलाकर पूजा करते हैं, गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं। और आकांक्षा इसे कहीं कहीं पर कोठी, कुठार, कुठला, कुठली, कुठिया और मंदुला के नाम से भी जाना जाता है। और 40-45 साल पहले तो गांव के हर घर में ये हुआ करता था, अनाज रखने का एक भंडार हुआ करता था। और जब बारिश के बचने के लिए इसके घास की टपली बना दी जाती थी जिससे पानी अंदर ना जाए। और ये कभी कमरे के मुख्य कमरे में होता था या दलान में रखा जाता था। और कीड़ों से बचने के लिए इसमें नीम के सूखे पत्ते डाल दिए जाते थे। और ये अभी भी कई गाँव में कई जगहों पर ये है, वो इसको बनाती हैं महिलाएं और रखती हैं। तो ये एक तरीके का बहुत ही प्राकृतिक है। भले समय बदलने के साथ साथ ऐसे इस पात्र की जगह प्लास्टिक, लोहे या स्टील की जो टंकियां होती हैं उन्होंने ले ली, लेकिन फिर भी जो पुराने जमाने से जो हमारे बुजुर्ग जो इस्तेमाल किया करते थे उसकी बात ही कुछ और है। और अक्सर गाँव में देखा, जब हम जाते थे तो ऐसे बड़े बड़े जो बर्तन होते थे ना, हम उन्हें हंडे कहा करते थे, बिल्कुल, जो मिट्टी के रहते थे, तो वो देखने को मिलते थे। बिल्कुल। और इसी तरह का ये मिट्टी का ही पात्र है, इतना बड़ा विशाल सा। गांव की तो कुछ बात ही निराली है ना। गांव की सोनी सोनी महक, हर ढंग अलग, हर रंग अलग। हाँ, मोहक ये प्यारा प्यारा तेरे नाने से यूं आँखें चुराने से मोहे, कैसा कैसा लागे सारा गाँव ओ मित्रवा। मनमोहक ये प्यारा प्यारा गाँव ओ मित्रवा। पहले जो हम बिताए यहीं, मधुर मधुर पल के उन घड़ियों का अब तो कोई निशान तक नहीं। जो गांव की छटा होती है वो बहुत निराली होती है। वो याद भी आ रही है ना, क्योंकि जो हमने आज बात कर दी ना इसकी। हाँ, सही बात है। और गीत में भी कुछ ऐसे ही था। बिल्कुल। और अब बता दें कि आज अभी हम अपनी सखियों श्रोताओं को सुनवाएंगे धारावाहिक नेत्री का 7वां भाग, जिसमें वो सुनेंगे शाइना एनसी के साथ महिला सांसद नवनीत कौर राणा के जीवन संघर्ष की कहानी। तो आइए सुनते हैं। आज महिलाएं निर्भर नहीं हैं, वो हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हैं। आज के समय में महिलाओं और पुरुष को एक समान माना जाता है।
महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है और आगे बढ़ रही है और सफलता की बुलंदियों को छू रही है। इन्हीं सब सफलताओं की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री में, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है नवनीत कौर राणा, जो कि अमरावती महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करने से पहले उनके जीवन के अब तक की सफर की एक झलक। पहले मॉडल, फिर अभिनेत्री और उसके बाद राजनेता बनने वाली नवनीत कौर का जन्म 6 अप्रैल 1985 को मुंबई में हुआ। नवनीत कौर ने 10वीं तक की पढ़ाई कार्तिका हाई स्कूल से की। 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और म्यूजिक वीडियोस में बतौर मॉडल काम करना शुरू किया। आगे चलकर उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। मॉडलिंग के बाद नवनीत कौर ने बड़े पर्दे का रुख किया और कन्नड़ फिल्म दर्शन में अपना फिल्मी डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने तेलुगु, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। नवनीत कौर की निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह रवि राणा से 2 फरवरी 2011 को हुआ। रवि राणा राजनीति में हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक हैं। नवनीत कौर का राजनीतिक सफर शादी के बाद शुरू हुआ। साल 2014 में नवनीत कौर ने लोकसभा के चुनाव में एनसीपी के टिकट पर अमरावती सीट से लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और 2019 के लोकसभा चुनाव में नवनीत कौर फिर से उसी अमरावती सीट से बतौर उम्मीदवार खड़ी हुई, लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। सामने थे शिवसेना के दिग्गज नेता आनंदराव अडसुल। इस बार नवनीत कौर महाराष्ट्र की अमरावती सीट से जीत हासिल कर संसद में लोकसभा सदस्य बनी। आप हो मूल रूप से पंजाब के, शादी होती है और वो भी एक सामूहिक शादी 3000 लोगों के साथ अमरावती में। महाराष्ट्र से आप 2014 में इलेक्शन लड़ते हैं एनसीपी के टिकट पे, वहाँ आप हारते हैं। इसके बावजूद 2019 में आप निर्दलीय लड़ते हैं, जीतते हैं और वो भी मोदी लहर में। इस पूरे कहानी के बारे में हमें बताइए। आपने 2014 से शादी से शुरुआत की है। मुझे लगता है मेरी कहानी मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने इंडस्ट्री में शुरुआत की है। और शुरुआत ऐसे काम करना, सिर्फ काम ही मेरा हमेशा से प्रायोरिटी रहा है कि मैंने सिर्फ काम करना है, फिर वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसमें कभी अंतर नहीं किया। और काम करते 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 वी बिकम अ फॉलोवर ऑफ स्वामी रामदेव महाराज। और शादी 12 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद एक खुद इंडिपेंडेंट व्यक्ति से मुलाकात होना स्वामी रामदेव महाराज के प्रोग्राम में, और मुलाकात होने के बाद देन हमने कभी फिर मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद कई टाइम के बाद जब मुलाकात हुई तो मुलाकात ऐसी हुई कि अभी वो परमानेंट हो गई। तो मुझे लगता है कि जब काम शुरुआत की, जब छोटे बचपन से जब इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो आप खुद इतने मैच्योर हो जाते हो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी शादी की है मेरे अकॉर्डिंगली। बिकॉज एक इंडस्ट्री में काम करते करते आप 24 साल में 23 साल में शादी करते हो तो सब लोग एक प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं कि इतनी जल्दी काम क्यों छोड़ा, क्यों शादी की। और मुझे लगता है कि सही लाइफ पार्टनर होना और डिसीजन लेना उससे। लेकिन आपके पति रवि राणा जी जो निर्दलीय है वापस और अमरावती से एमएलए हैं, उनका जो एक सांस्कृतिक कल्चरल बैकग्राउंड आपसे बिल्कुल विभिन्न है। वो है महाराष्ट्र के, आप है पंजाब से, और फिर जब शादी होती है आप फिल्म जगत को छोड़ते हैं और फिर राजनीति में आए, तो सही मायने में कोई तो फिल्म बना सकता है इसके ऊपर। मुझे लगता है जब मैं इंडस्ट्री में काम करती थी तो रवि जी की और मेरी मुलाकात उसी दौरान हुई है।
और मुझे लगता है कि उनको नहीं पसंद था करके मैंने शायद इंडस्ट्री छोड़ी थी। अच्छा। हाँ, और लाइफ में मैंने हमेशा एक चीज फिक्स की हुई है, शादी करना है तो फैमिली और हस्बैंड के अकॉर्डिंगली चलना है, मैं तो शादी ही नहीं करनी है। तो जब शादी का निर्णय लिया तो फैमिली और हस्बैंड को ही सबसे इंपॉर्टेंस दी गई लाइफ में, तब मैंने डिसीजन लिया कि आई शुड क्विट नाउ द इंडस्ट्री, और मैंने तब इंडस्ट्री छोड़कर सिर्फ फैमिली पे कंसंट्रेशन करके शादी की। हमेशा कहते हैं कि एक महिला के पीछे एक पुरुष है और एक पुरुष के पीछे एक महिला, लेकिन क्या आपको लगा कि आपके शादी में 3000 ऐसे कपल्स रहेंगे, सामूहिक शादी? और मुझे याद है क्योंकि मैं स्वयं आई हूं आपके शादी में, और वो दृश्य हमेशा मन में रहेगा। क्या था इसके पीछे? इसके पीछे ऐसा था कारण कि सामाजिक क्षेत्र में जिस तरीके से मेरी रुचि थी, क्योंकि जब इंडस्ट्री में काम करती थी तब भी मैं ऐसी कई विधवा महिलाओं को, ऐसे कई बच्चों को अपनी अर्निंग का 30-20% में उन्हें डोनेशन करती थी फॉर द स्टडीज, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके जीवन के लिए, भविष्य के लिए। जब हम बैठे तो उस साल किसानों की आत्महत्या हमारे महाराष्ट्र में का उनका रेशियो जब हमने निकाला तो बहुत ज्यादा रेशियो सुसाइड की हमारे महाराष्ट्र में थी। तो तब हमने निर्णय लिया कि 7 स्टार में खर्चा करने से अच्छा जिन परिवारों की बच्चियों के लिए जो किसान कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, फिर उनकी शादियां करते हैं, ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे यंगस्टर्स, युवाओं के साथ, उनकी बेटियों को लेकर एक सामूहिक विवाह करने का निर्णय लिया। जब हमने शुरुआत इनिशियली की तो हमने टारगेट 1100 कपल्स का रखा था, पर वो करते करते जब पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश से सभी समाज के लोग के फॉर्म्स भरने आए, सब एक साथ आए, तो मुझे लगता है 3720 ऐसे कपल एक साथ आए जहाँ पे सभी धर्मों के लोग। तो उस तरीके से ये विचार हमारे में आया कि किसानों को कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली मदद कर पाए और हम उनके साथ में एक परिवार जैसे एक मंडप में हम शादी कर पाए। 2019 में जब पूरे देश में मोदी लहर था, मोदी जी ने स्वयं पार्लियामेंट में आपकी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि आप कैसे जीत के आए राणा, तो कैसे जीत के आए? मैं जब उनसे मिली तो 2014 में भी मेरा पराभव का कारण भी मोदी जी ही थे क्योंकि उस वक्त भी जो प्रेम, जो सपोर्ट मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे दिया था, पर एक वेव ऐसी पूरी देश में चल रही थी कि कुछ बदलाव चाहिए, कुछ नया चाहिए, नए विचार चाहिए, नए विजन चाहिए देश को। तो उस विजन में जब मैं कंटेस्ट कर रही थी तो मेरा पराभव मोदी जी के 8 मिनट के स्पीच और मेरा पराभव का कारण बन गया था। तो मुझे लगता है मैं बहुत हमेशा जीतती आई हूँ लाइफ में, तो मुझे पराभव डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद जब मैंने 5 साल, जब 2 महीने में घर से निकली नहीं, आई वॉज वेरी डिप्रेस, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। मैंने रवि जी को कहा कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक ऑन द स्टेज, आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मैं स्टेज में वापस जा पाऊंगी। हारने के बाद, पराभव होने के बाद, तब रवि जी ने कहा कि 3.5 लाख वोट आपको मिले हैं, दैट मीन्स यू डिजर्व, आप डिजर्व करते हो। सिर्फ फर्क यही पड़ा कि आप मोदी लहर में हमने कंटेस्ट किया। तो संघर्ष करते रहो, संघर्ष करते रहना। और मुझे लगता है जिस तरीके से आपके माता पिता मुझे, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, उसके बाद अगर मुझे मेरी बैकबोन अगर कोई बना है तो मुझे लगता है मेरे हस्बैंड है। बिल्कुल विदाउट एनी फेल उन्होंने फिर मुझे एनकरेज किया, फिर मुझे बाहर आने के लिए सपोर्ट किया कि आप हारे नहीं हो, आप जीते हो, सिर्फ मोदी वेव हमारे से थोड़ी हैवी हो गई। तो उसके बाद जब 2019 में जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए बाहर निकली तो सबने कहा बड़ी पार्टी के सिंबल पे लड़ो, क्योंकि जिले का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और सबको सिंबल भी नहीं पता, सिंबल भी नहीं पता होता है। तो आपको अगर जीतना है, आपको अगर हमको सांसद बनाना है तो आपको सिंबल से ही लड़ना पड़ेगा। तो 2014 में मोदी जी की वेव थी, 2019 में सुनामी थी तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह फिर लग गया था कि अब नहीं तो कभी नहीं। तो जब हमने ये चीज देखी कि अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग वेव चल रही है तो हमने हमारे तालुकों में एक पोलिंग करवाई कि नवनीत राणा इलेक्शन लड़नी चाहिए, अगर लड़नी चाहिए तो किस सिंबल पे लड़ना चाहिए। अच्छा, तो ये पहले हमने पोलिंग करवा ली, हमने कैंपेनिंग और पोलिंग पहले ही करवा ली थी इलेक्शन से। तो उसमें आया
लड़िए तो इस पार्टी से लड़िए, नहीं तो आप निर्दलीय लड़िए। तो मेजॉरिटी हमारी निर्दलीय पे थी, तो हमने भी फिर वही लोगों के ही जो पोलिंग हुई उसी के अकॉर्डिंगली हमने निर्दलीय लड़े। सुना है कि आपने आपके पति को कहा कि मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी जब तक मैं संसद में स्वयं जीत के आऊं और सांसद के रूप में मेरा प्रवेश होगा, तो ये आपका जो सपना है वो सच आ गया? 100%। मैं हमेशा से थोड़ी सी कॉन्फिडेंट रह के अपनी लाइफ में चलती हूँ। मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत क्लियर सोच रख के लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। और मेहनती? तो बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा हूँ। और मैंने उनसे यही कहा था, क्योंकि 2014 के इलेक्शन हारने के बाद जब उन्होंने कहा कि हम अंदर जाएंगे, आई सेड जिस दिन मैं पहला स्टेप्स लूंगी तो मेरी जीत के बाद वो पहला स्टेप्स लूंगी और माथे को लगा के ये मंदिर में चढ़ूंगी। तो उसी दिन चढ़ूंगी जिस दिन मैं जीत के यहाँ पर आऊंगी। तब तक के लिए ये चीज मेरे से थोड़ी सी दूर रहे। जिस दिन मेरी हो जाएगी उस दिन मैं माथा टेक के जैसे मंदिर को जाते हैं उसी तरीके से पवित्र स्थान में अंदर में प्रवेश लूंगी। तो वो सोच, वो डेडिकेशन शायद मेरे काम में आया और मैं आज एक एमपी के रूप में ये सदन में बैठती हूँ। जब आप सदन में पहली बार गए कैसा महसूस हुआ? गर्व को छोड़ के क्या था आपका इमोशन? पूरे मन में एक अलग सा बटरफ्लाई जैसा था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे, रवि जी, सब गैलरी में बैठ के मेरी स्वेरिंग, मेरी शपथ विधि देख रहे थे। तो उस वक्त जब मैंने मुझे लगता है पेरेंट्स से भी ज्यादा मैंने सबसे पहले मेरे पति का चेहरा देखा। जैसे वहां पर बुलाया गया कि नवनीत रवि राणा, तो वो जो नाम आपका सदन में ऊंचे स्तर पे बुलाया गया और आपके पति के नाम से, उस वक्त लगा कि आज अंदर से वो खुशी की हस्बैंड का चेहरा देख के कि आपका नाम ही सदन में आया है, बहुत अच्छा लगा। मैंने मराठी में शपथ ली थी। मेरी मराठी इतनी क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं है। तो भी आप बोल पाती है? मैं शब्दों में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं रखती हूँ। और मैंने जब उनका चेहरा देखा तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली कि आपकी चिट्ठी कहाँ है, आपकी शपथ विधि की। मैंने उनको कहा कि मेरे पास है, और वो इशारा करके मैंने शपथ विधि शुरू करी थी। तो मुझे लगता है जो पॉजिटिविटी एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए, उसका टैलेंट पहचानना चाहिए, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड विथ माई द बेस्ट हस्बैंड। आई एम ब्लेस्ड कि पिछले 9 सालों में मेरी हर पॉजिटिव चीज को मेरे पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया है, पर शायद मेरे पेरेंट्स को भी वो क्वालिटी नहीं पता थी जो मेरे हस्बैंड को पता लगी कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं और वो क्षमता है कि मैं और कुछ वो टैलेंट कर सकती हूँ। ये वो कर टैलेंट सकती हूँ। के लिए एक मौका चाहिए, और वो मौका मेरे हस्बैंड ने जी मेरे साथ खड़े रहकर मुझे किया। हम सब इतने भावुक हो गए हैं नवनीत राणा के कहानी को सुन के। नवनीत जी, अब लक्ष्य तो हासिल किया है, अभी क्या काम करना है और कैसे काम करना है? हमारी नसीब इतनी खराब रही है कि पूरे देश की नसीब खराब रही है कि मुझे काम करने का जो मौका था फर्स्ट ईयर 2019 से 20 तक का जो सफर था मेरा, जो फर्स्ट ईयर मैंने इनिशियली शुरू किया उसमें जो मैं काम कर पाई और जो मेरे मुद्दे से रख पाई वो सब मैंने किए। पर 2020 से अभी तक का जो सफर, 1 साल का, कोविड के कारण बहुत सारे विषय हमारे पीछे रह गए हैं जो मेरी सोच थी। क्योंकि मेरे क्षेत्र में एक ऐसा बड़ा पट्टा ट्राइबल का आता है जहाँ पे आज भी बच्चों को 7वीं तक ही शिक्षा मिलती है, और 7वीं तक भी शिक्षा मिलने के बाद जो टीचर्स वहाँ पे आते हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए, वो भी अपनी मर्जी से आते हैं। उन्हें आना है तो आएंगे, नहीं आना तो नहीं आएंगे। मतलब आज भी आदिवासी बच्चों को हम आदिवासी ही करके छोड़ दे रहे हैं। तो मेरा टारगेट है कि एजुकेशन इन अमरावती डिस्ट्रिक्ट इट शुड रीच टू एक लेवल पे पहुंचना चाहिए जहां पे हम आज के ज़माने में बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, कनेक्टिविटी, हम ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। पर मेरे क्षेत्र में आज भी नो स्मार्ट क्लासेस नहीं है, आज भी अच्छे शौचालय नहीं है स्कूल्स में, आज भी अच्छी लाइब्रेरीज नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, आज भी टीचर्स अवेलेबल नहीं है वहां पर क्षेत्र के। तो मेरा सबसे पहला टारगेट है कि अगर देश की बातें करना है तो मुझे लगता है बेसमेंट
बेस बनाना बहुत मजबूती से जरूरी है, वो शिक्षा से ही मजबूत बन सकता है। देश भर में प्रधानमंत्री ने ट्राइबल महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है, तो आपके अमरावती में आपके ट्राइबल महिलाओं के लिए कौन से ऐसे योजना है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनकी निजी जिंदगी में फायदा हो? मुझे लगता है आज भी मेरे क्षेत्र में ऐसे 24 गांव हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारी योजना 2014 के बाद ट्राइबल क्षेत्र के लिए, उनके बच्चों के लिए, वाइल प्रेगनेंसी, वाइल डिलीवरिंग और एजुकेशन के लिए बहुत सारी, माइल न्यूट्रिशन के लिए काम किया जा रहा है, भ्रूण हत्या पे काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रहे हैं, और आदिवासी क्षेत्र के लिए शिक्षा के लिए वो बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। जैसे इस बजट में एकलव्य जो स्कूल लाए हैं, तो ऐसे बहुत सारे 700 स्कूल्स उन्होंने अभी इस बार ये बजट में घोषणा की है। तो मुझे लगता है बहुत सारी योजना है, पर योजना इम्प्लीमेशन ऑन ग्राउंड, इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि जब तक केंद्र से इम्प्लीमेशन वो करेक्ट होगा नहीं, तो तब तक ये योजना लाने का भी फायदा होगा नहीं, क्योंकि अगर 100% योजना आ रही है उसमें 20% इम्प्लीमेशन ऑन ग्राउंड नहीं होता है, तो वो योजना लाने का भी कोई फायदा नहीं होगा मुझे लगता है। तो योजना के साथ इम्प्लीमेशन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के महिलाओं के लिए खास तौर से जब स्वास्थ्य हो, जब शिक्षा हो, जब सुरक्षा हो या उनको आत्मनिर्भर करना है, तो इसमें सांसद की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है या केंद्र और राज्य सरकार के योजना? मुझे लगता है कि हम जितनी बात कर सकेंगे, हम कनेक्टिविटी लाते हैं महिलाओं के साथ में, हर क्षेत्र में, हर तालुके में जाते हैं, हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, सब चीजें करते हैं। हमारी जितनी चीजें काम आती हैं, योजनाओं का एक ही माइनस मुझे लगता है कि योजना उन तक ही पहुंचती है जो उसे स्टडी करते हैं, पर योजना उन तक भी पहुंचनी चाहिए जिनको उनकी नॉलेज नहीं है। तो ये योजना पहुंचाने में हम तो इंटरेक्शन करते हैं, हम बात करते हैं, हम चीजें बताते हैं, योजना लाते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र की हैं, जो सदन में आधे सांसदों को ये भी पता नहीं है कि ये योजना हमारे है करके। तो ये बहुत बड़ी डिफिकल्टीज हो जाती हैं कि भाई योजना ही नहीं पता होगी तो वहां तक जरूरतमंदों को वो पहुंचेगी कैसे। कैंपेन की बात करें तो देखा है सभी विजुअल्स में बहुत सारी महिला बाहर उतरती है, जो स्वाभाविक रूप से कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात करे तो एक महिला मोर्चा होता है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट सांसद के लिए ये क्राउड को मोबिलाइज करना कितना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, नहीं, बिल्कुल ही आसान नहीं है। आपको हर एक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है। पार्टी में कार्यकर्ता फॉर्म होते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है पार्टी से कि हमने अगर पद लिया तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है, हमारे आने के भविष्य में काम होंगे या हमें टिकट मिलेगी। पर हमारे साथ जो भी जुड़ता है उन्हें ये पता है कि इस व्यक्ति के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हमारे क्षेत्र का, हमारी महिलाओं का, हमारे लोगों का कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इसके कारण जो महिलाओं की, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरी जो स्पीचेस होती है, मेरी जो बातचीत होती है, वो कभी भी रिटर्न नहीं होती हैं। तो जो भी चीज होती है, जो भी भावनाएं होती हैं, दिल से होती हैं, एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज है और एक्सपीरियंस्ड जो मैं बोलती हूँ, शायद उसी का कारण है। और लोगों को मदद करना हर मोड़ पे, मैं आज भी कई लड़कियों को उनकी एजुकेशन के लिए मदद करती हूँ। ये मैं पहले से मदद करती आई हूँ। कई विधवाओं को पर्सनली हम मदद करते हैं, कई रोजगार करने के लिए हम पर्सनली मदद करते हैं। हमें तो कोई पार्टी फंड नहीं है, हम कोई बहुत पीछे से बहुत ज्यादा रिचेस्ट फैमिली को बिलोंग नहीं करते मेरे हस्बैंड। तो मुझे लगता है हम जो भी करते हैं वो हमारे खून पसीने की कमाई से लोगों को मदद करते हैं। शायद वो सच्चाई लोगों तक पहुंच पाती है बहुत सही तरीके से, तो शायद लोगों का कनेक्ट होना हमारे साथ वो सबसे बड़ा काम। नवनीत राणा द फिल्म स्टार, नवनीत राणा एक बीवी, नवनीत राणा एक माँ, नवनीत राणा एक राजनीति में सक्रिय सांसद, या नवनीत राणा कोई अन्य रोल में, कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बेटी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। आई एम अनवांटेड गर्ल बेबी इन माय फैमिली। मैं उस पे आ रही थी। मैंने सुना कि आपके माता पिता को एक लड़की नहीं चाहिए थी
और आप जब आए, आज जब किसी से बात करते हैं तो गर्व से कहते हैं कि ये वही लड़की है जो हम नहीं चाहते थे, जो आज यहाँ संसद में बैठी है। वो ऐसा था कि हमारे, मेरे से बड़ी सिस्टर है हमारी, तो एक लड़की परिवार में, उस जमाने में परिवार में आ गई है और दूसरी बेटी ना हो जाए, वो डर के कारण हॉस्पिटल तक पहुंचे, तारीख भी ले ली, और जब हॉस्पिटल दूसरे दिन पहुंचे तो डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया था। वो एक छोटे मिसप्लेस से शायद नवनीत राणा आज नवनीत राणा करके लोगों के सामने है। तो मुझे लगता है कि एक अनवांटेड गर्ल चाइल्ड होना, और आज ही उतने गर्व से मेरे पेरेंट्स बोलते हैं ये हमारी बेटी है, ससुराल वाले बोलते हैं ये हमारी बहू है, पति बोलते हैं ये मेरी वाइफ है, बच्चे बोलते हैं ये हमारी माँ है। तो मुझे लगता है कि जो भी पेरेंट्स, आज भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज में देखती हूँ जो भ्रूण हत्या महिलाओं को, लड़कियों को जन्म नहीं लेने देते हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि महिलाएं बोझ होती हैं, ये ना मानते हुए महिलाएं स्वाभिमान होती हैं। ये जिस परिवार ने माना, तो शायद हम जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो जन्म लेती हैं, हर परिवार को गर्व महसूस कराती हैं, उसमें से शायद मैं हूं ना। डॉक्टर, उस दिन डॉक्टर का कुछ मिसप्लेस होता और शायद मैं नहीं होती, तो नवनीत राणा आज गर्व महसूस नहीं करा पाती। शायद भगवान का हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था। मेरी नानी तो आज भी बोलती है कि मेरे वजह से आज तुम बच्चे हो। तो मुझे लगता है ऐसे किसी ना किसी वजह से महिलाओं का जन्म होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आपने पूछा कि मैं कौन सा किरदार मुझे सबसे अच्छा लगता है, मुझे बेटी का भी किरदार उतना ही प्यारा है, क्योंकि माँ बाप को स्वाभिमान, गर्व महसूस कराना वो एक बेटी ही करा सकती है। शादी के बाद पति को एज ए पत्नी का गर्व महसूस कराना वो एक महिला ही कर सकती है। तो मुझे लगता है मैं हर किरदार उतने ही प्रेम से, उतने ही अच्छे तरीके से मेरी लाइफ में एंजॉय करती हूँ। जब माँ बाप के पास, पेरेंट्स के पास होती हूँ तो फुल मैं सिर्फ बेटी होती हूँ। जब पति के साथ होती हूँ तो एक जीवन साथी, उसी तरीके से डेडिकेटेड जीवन साथी होती हूँ। ससुराल में जब होती हूँ तो पूरी बहू का किरदार उसी तरीके से निभाती हूँ। और माँ, मुझे लगता है मैं सभी का कंपैरेटिवली की तो माँ का किरदार मुझे सबसे ज्यादा दिल से जुड़ा हुआ किरदार मेरे अगर कोई होगा तो माँ का किरदार। कितने बड़े हैं आपके बच्चे? छोटे हैं, छोटा वाला अभी 3.5-4 साल का है और बड़ी बेटी है मेरी और वो 8 साल की है। तो मुझे लगता है माँ का किरदार सबसे ज्यादा दिल से। क्या आपको ये अनुभव हुआ है, जो लोग आपको मिलते हैं बिना पूछे वो आपको सलाह पे सलाह देते हैं कि अरे आपके तो बच्चे हैं, आप क्यों राजनीति में इतना काम कर रहे हैं, बच्चे को संभालो। ये एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट होता है जहाँ एक महिला जो सक्षम है और जिनके एम्बिशंस हैं उनको ऐसे नेगेटिव रूप में देखते हैं। वो वैसे बहुत कम लोग मेरे लाइफ में आए हैं जो मुझे बोलते हैं कि तुमने सिर्फ बच्चे देखना चाहिए या घर देखना चाहिए या सिर्फ माँ का किरदार निभाना चाहिए। और मैं बहुत पॉजिटिव फीमेल हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव महिला हूँ। मैं नेगेटिव को छोड़कर सिर्फ पॉजिटिव पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। अगर ऐसी कुछ आती हैं मैं सुन लेती हूँ। मेरे लाइफ में मैंने एजेंडा फिक्स किया, मैं सुनती सबका हूँ, करती मेरे हिसाब से हूँ। या मेरा चलेगा या मेरे पति का चलेगा, ये दो चीजों की लाइन में कभी छोड़ती नहीं हूँ। सुनती हूँ, आई डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी एल्डर पीपल, मैं कभी भी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। मैं सुन लूंगी पर करूंगी वही जो मेरे दिल को भाएगा। तो ये कहना सही रहेगा कि यू आर हियर फॉर द लॉन्ग स्टिंट एंड नॉट द शॉर्ट स्क्रीन। आई कैन नॉट से दैट, मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं लॉन्ग तक रहूं कि नहीं रहूं, पर मैं आज हूं, आज ईमानदारी से काम करूंगी, डेडिकेशन से काम करूंगी। काम मुझे यहाँ तक लाया है तो काम जो ठहराएगा वो वहां तक ले जाएगा। अंत में नवनीत जी, क्या है आपका संदेश उन महिलाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं, जिनके पास पति का सपोर्ट नहीं या पिता का सपोर्ट नहीं या फिर कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं, लेकिन कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आना और कोई भी फील्ड में जाना, पहले तो आपको अपने परिवार को ही प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इतनी टैलेंटेड हूं, मेरे अंदर इतना गुण है कि मैं ये काम, ये क्षेत्र में जाकर अच्छी कर सकती हूँ।
पहले तो आपको अपने परिवार से ही संघर्ष करना पड़ेगा। और रही पॉलिटिक्स की बात, तो पॉलिटिक्स विदाउट फैमिली सपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं, मुझे लगता है परिवार भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके करियर के साथ। पर अगर दोनों को कन्विंस, अगर आप अपने परिवार को ही कन्विंस नहीं कर पाते हैं आपके टैलेंट के लिए, तो शायद आप बाहर जाके लोगों को भी आपके प्रति कन्विंस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली आप बोले, मेहनत बहुत जरूरी है, डेडिकेशन, सच्चाई आपके साथ होनी बहुत जरूरी है, पर फाइनेंशियली सपोर्ट भी, हम इसे पीछे नहीं छोड़ सकते। जो सच है, अगर मैं काल्पनिक जीवन में, ड्रीम्स में आपको झूठी चीजें बोलूं, तो शायद आप मेहनत करेंगे तो आप पॉलिटिक्स में पहुंच जाएंगे। अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूं, तो मेहनत करते करते आपको थोड़ी सी 10% अगर फाइनेंशियली सपोर्ट आपकी फैमिली करती है, तो शायद आप वो लेवल पे पहुंच सकते हैं जो आपकी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि नेत्री में सबसे ज्यादा दिलचस्प कोई कहानी रहा है तो वो है आपका। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी सांसद नवनीत कौर राणा, जो इस पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार। अभी हम सुन रहे थे धारावाहिक नेत्री का 7वां भाग। शाइना एनसी के साथ बातचीत थी। महिला सांसद नवनीत कौर राणा की जीवन संघर्ष की कहानी थी। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। इसमें साहित्यकार कहानीकार अमरकांत जी के बारे में। अमरकांत को प्रेमचंद की परंपरा का कहानीकार माना जाता रहा है। सूखा पत्ता, आकाश, पक्षी, काले उजले दिन, सुन्नर पांडे की पतोहू, इन्हीं हथियारों से ग्राम सेविका, विदा की रात, लहरें, कटीली राह के फूल, पराई डाल का पंछी, जो कि बाद में सुखजीवी नाम से प्रकाशित हुआ, इन्हीं हथियारों से के लिए उन्हें साल 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और साल 2009 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनकी साहित्य कहानियों के लिए, उपन्यास के लिए। अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई सन 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा कस्बे के पास भगमलपुर गांव में हुआ था और इलाहाबाद से उन्होंने बीए किया और साहित्य सृजन का मार्ग चुना। बलिया में पढ़ते समय उनका जुड़ाव स्वतंत्रता सेनानियों से भी हो गया। इस तरह वे सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ गए। शुरू में वे गजलें और लोकगीत भी गाते थे। उनके साहित्य जीवन की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में हुई। कई पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया और वे बहुत अच्छी कहानियां लिखते थे आकांक्षा। और लेकिन उस दौर में कहानियों के प्रसिद्धि महारथी लेखक मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव जी थे। तो अब अमरकांत जी को इंतजार करना पड़ा। कहानीकार के रूप में आपकी ख्याति सन 1955 में लिखी डिप्टी कलेक्ट्री से हुई थी और उसके बाद तो कई कहानी संग्रह जैसे जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और साथ ही साथ कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, इसके अलावा कई प्रतिनिधि कहानियां उन्होंने लिखी। एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख के साथ, जांच और बच्चे और औरत का क्रोध, उनकी रचनाओं में और भी कई रचनाएं शामिल हैं। और आकांक्षा, उनकी कहानियों में मध्यम वर्गीय जीवन की झलक मिलती थी और वे भाषा की सृजनात्मकता के प्रति सचेत थे। अपनी रचनाओं में अमरकांत व्यंग खूब प्रयोग करते थे और उनकी कहानियों में उपमा के भी अनूठे प्रयोग होते थे आकांक्षा। जैसे वो लंगर की तरह कूद पड़ा, वो लंगूर की तरह कूद पड़ता, बहस में वो इस तरह भाग लेने लगा जैसे भादों की अंधेरी रात में कुत्ते भौंकते हैं, लक्ष्मी का मुंह हमेशा एक कुल्हड़ की तरह फूला रहता है। यानी उपमा कहीं ना कहीं वो देते थे। इस तरह की उपमाएं उन्होंने अपनी रचनाओं में उन्होंने दी। जी, उनका एक उपनाम था श्री राम लाल, लेकिन अधिकतर अमरकांत ही ये अमरकांत नाम ही प्रचलित रहा। और वे इतने संकोची थे कि एक बार उनके परिवार पर मुसीबतों के बादल घिर आए। पत्नी मरणासन्न अवस्था में थी, पैसे थे नहीं और रॉयल्टी मांगी उन्होंने तो वो मिली नहीं। बच्चे छोटे थे
तो करें तो क्या करें? किस तरह उन्होंने उस स्थिति में खुद को बेसहारा पाया होगा और सब कुछ उन्होंने चुपचाप झेला। इसके बाद सन 1954 के आसपास उन्हें दिल की बीमारी ने पकड़ लिया। बस तभी से वे अनुशासन में जीने लगे, अपनी जिंदगी को संभालने के लिए नियम को अपनाने लगे, तनाव से मुक्त रहने में वो लगे रहते। नेहरू और गांधी के विचारों से भी वे प्रेरित थे। 17 फरवरी सन 2014 को उनका देहांत इलाहाबाद में हो गया। और उन्होंने आकांक्षा बच्चों के लिए भी बहुत सारी कहानियां लिखी, जिसमें है नेऊर भाई, वानर सेना, खूंटा में दाल है, सुग्गी चाची का गांव, दो हिम्मती बच्चे, और कुछ संस्मरण भी हैं उनके, कुछ यादें, कुछ बातें, दोस्ती, ये उनके संस्मरण हैं। जी, जहां उन्हें सन 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसी वर्ष व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, जन संस्कृति सम्मान, और अमरकांत जी ने साल 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी के साथ पत्रकारिता के सफर की भी शुरुआत की थी। और आकांक्षा, उनकी जो डिप्टी कलेक्ट्री एक कहानी जिससे उन्हें ख्याति मिली, तो उसके कुछ अंश हैं जो हम अपने श्रोता सखियों और सखाओं को सुनाना चाहेंगे। कि शकलदीप बाबू कहीं 1 घंटे के बाद लौटे। घर में प्रवेश करने के पूर्व उन्होंने ओसारे के कमरे में झांका। कोई भी मुवक्किल नहीं था और मुहर्रिर साहब भी गायब थे। वो भीतर चले गए और अपने कमरे के सामने ओसारे में खड़े होकर बंदर की भांति आंखें मलका मलका कर उन्होंने रसोई घर की ओर देखा। उनकी पत्नी जमुना चौकी के पास बैठी, ओंठ पर ओंठ दबाए, मुंह फुलाए तरकारी काट रही थी। वो मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास चले गए। उनके मुख पर असाधारण संतोष, विश्वास एवं उत्साह का भाव अंकित था। एक घंटे पूर्व की ऐसी बात नहीं थी। ये जो बात है, इस प्रकार आरंभ हुई। शकलदीप बाबू सवेरे दातुन कुल्ला करने के बाद अपने कमरे में बैठे ही थे कि जमुना ने एक तश्तरी में 2 जलेबियां नाश्ते के लिए सामने रख दी। वो बिना कुछ बोले जलपान करने लगे। जमुना पहले तो 1 आध मिनट चुप रही, फिर पति की ओर मुख की और उड़ती नजर से देखने के बाद उसने बात छेड़ी। 2-3 दिन से बबुआ बहुत उदास रहते हैं क्या? सिर उठाकर शकलदीप बाबू ने पूछा। क्या? और उनकी भौवें तन गई। जमुना ने व्यर्थ में मुस्कुराते हुए कहा, कल बोले इस साल डिप्टी कलेक्ट्री की बहुत सी जगह हैं, पर बाबूजी से कहते डर लगता है। कह रहे थे 2-4 दिन में फीस भेजने की तारीख बीत जाएगी। शकलदीप बाबू का बड़ा लड़का नारायण घर में बबुआ के नाम से ही पुकारा जाता था। उम्र उसकी लगभग 24 वर्ष थी। पिछले 3-4 साल से बहुत सी परीक्षाओं में बैठने, एमएलए लोगों के दरवाजों के चक्कर लगाने तथा और भी उल्टे सीधे फन इस्तेमाल करने के बावजूद उसको अब तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। 2 बार डिप्टी कलेक्ट्री के इम्तिहान में भी बैठ चुका था, पर दुर्भाग्य, अब एक अवसर उसे और मिलना था जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता था। कितनी प्यारी सी ये कहानी उन्होंने लिखी। और होता यही है ना आकांक्षा, घरों में कि बच्चे मन की बात नहीं कह पाते हैं तो उनकी माँ उनकी बात उस तक पहुंचाती है। और अमरकांत मनोरमा के पत्रिका के संपादक भी रहे और आपकी कहानियाँ मन की गहराई को कहीं ना कहीं छू लेती हैं। और एक लेखक की यही विशेषता होती है कि उसके लेखन में जो महकती है उसकी विशेषता हम जो पढ़ते हैं, है ना, जो शब्द रहते हैं वो दिल गहरे तक उतर जाते हैं। बिल्कुल। और आगे भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक अलग सा गीत सुनते हैं थोड़ा सा। दूर कहीं दूर हमें ले चलो सनम, दूर कहीं दूर हमें ले चलो सनम, जहाँ ना हो कोई
हरियाली तीज का उत्सव भी है, त्योहार बिल्कुल। है। और हमारी सखियां खूब सजी धजी श्रृंगार करके और पूजा की पूरी तैयारी कर रही होंगी। शाम को पूजा करती है ना वो लोग। बिल्कुल भाई, हमारी संस्कृति कहती है कि जब उत्सव हो, त्योहार का मौका हो, तो सजने से चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चुकना चाहिए, पूरे श्रृंगार करना चाहिए। हमारी तो कुछ सखियों ने हमें कुछ कमेंट्स लिखे हैं। एक सखी लिखती हैं कि आज उनके यहाँ श्रावणी तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। कल सिंजरा था, यानी बीते हुए कल था सिंजरा। सभी ने मेहंदी लगाई थी और आज तीज है तो सभी ने लहरिये की साड़ी पहनी है। क्या बात है। वैसे तो हम पूरे सावन लहरिये की साड़ी पहनते हैं, लेकिन आज खासकर वर्क वाला लहरिया पहना जाता है और घेवर और साथ ही साथ अन्य कई पकवान बनते हैं। बिल्कुल। और खास बात यह है उनके लिए कि उनकी बेटी भी आई है इस समय घर पर तीज के उत्सव पर। तो जब बेटियां आती हैं घर तो पर रौनक तो लग जाती है ना। त्योहार होता है उसका उत्साह, जो आनंद होता है वो दुगना हो जाता है। बिल्कुल। और आकांक्षा, एक हमारी सखी ने और कविता लिखकर भेजी है कि आसमां पे भोर की दुल्हन यूं सज के आई है, आज दिन उगा है यह सूरज के घर सगाई है, झरनों का संगीत सजा हरियाली की छटा छाई है, सावन की नवयौवना ऋतु ने ली मादक अंगड़ाई है, बरखा की फुहारों से मन में क्या खूब खुमारी छाई है, बहकी पुरवाई ने झूम कर फिर लट छिटकाई है, सिंजारे ने सुहागन के दिल में मिलन की वीणा बजाई है, कंगना मेहंदी धानी चूनर ले सजने की ऋतु आई है, शिव रंगे फिर गौरा रंग में आशीष से रिमझिम लड़ी लगाई है, सब सखियों संग घूमर डाले घेवर की महक सजाई है। कितनी प्यारी ये कविता लिखकर भेजी है। और मंजरी, ये जो हरियाली तीज का त्योहार है सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी से 2 दिन पूर्व ये व्रत उत्सव होता है, यानी आज से 2 दिन बाद होगी नाग पंचमी। तो जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो अखंड सौभाग्य के लिए, और जो कुंवारी युवतियां अपने मनचाहे वर प्राप्ति के लिए ये उपवास और पूजन करती हैं। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को ही भगवान शिव और माता पार्वती का दोबारा मिलन हुआ था। तो आज सखियां हरियाली तीज की पूजा खूब धूमधाम से कर रही होंगी। बिल्कुल। और इस समय पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, और जो गौरा और शंकर जी की और गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है वो ऐसा है कि काली मिट्टी से उसको बनाया जाता है और चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके उनकी पूजा की जाती है। साथ में बहुत सारी सामग्री भी होती है, बेलपत्र है, धतूरा है, भांग है और जनेऊ की एक जोड़ी है, केले के पत्ते, आम के पत्ते, ये सब होते ही है। और साथ में सुहाग का जो सामान होता है, बिंदी, सिंदूर, महावर, ये सब चीज़ें जो होती हैं, मेहंदी है ना, ये सब चीज़ें भी चढ़ाई जाती हैं। दूध, दही और शहद, मेवे होते हैं और चंदन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो भाई त्योहार मनाने का और पूजन विधि का मतलब हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो हमारी सखियां भी वो कर रही होंगी। और अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग प्यारा सा गीत सुनते हैं।
फीके ये मेले, तुम मिल सजन सब फीके ये मेले। ओए बलमा, जे ओए बलमा, तू आजा तेरी दुमें दुहाई बलमा, तू आजा तेरी दुमें दुहाई बलमा। हिंडोलना झूलन आई बलमा, हिंडोलना झूलन आई बलमा। मिलजुल के सखियां जो गाए सावनिया, मिलजुल के सखियां जो गाए सावनिया। ओए बलमा, जी ओए बलमा, सावनिया न तेरे बिन भाई बलमा, सावनिया न तेरे बिन भाई बलमा। हिंडोले ना झूलन आई बलमा। तो मंजरी, जब ये जो त्योहार होते हैं और ऐसे समय में जब सखियां एक दूसरे से मिलती हैं तो वो जो आनंद होता है ना वो दुगना हो जाता है, बढ़ और जाता है। आकांक्षा, और मुझे ऐसे तो अपने बचपन का झूला याद आ गया। मैं कहने ही वाली थी। झूला झूलने का जो आनंद है हाँ, वो जब कहीं सावन नहीं। में जी। जब सखियां एक दूसरे से मिलती हैं, नई पुरानी सारी बातें होती हैं, जब अपनी पुरानी सखियों से बिल्कुल। कई समय बाद मिलते हैं और साथ साथ जब झूले का आनंद लेते हैं तब तो क्या पूछो मत। बात है। हम सोने तो पे सोचते हैं सुहागा। जा करके लहरिया साड़ी पहनेंगे, बढ़िया झूले वूले पे झूलेंगे जाके, है बिल्कुल ना? बिल्कुल, आप जो भी करना चाहेंगी चाहिए, मतलब आप करिएगा, ऐसा नहीं। आपको भी लेके चले ना संग में। हाँ, त्योहार है, व्रत मतलब उत्सव है, तो सखियों को साथ तो रहना ही चाहिए ना। बिल्कुल, इससे आकांक्षा चलेंगे। लेकिन फिलहाल हमें तो अभी ये बताना है ना। हम ये कहेंगे कि सखी सहेली कार्यक्रम का समय जो है वो हो चुका है समाप्त, मतलब समाप्ति की ओर है। बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम से अभी तो हमें लेनी होगी विदा, जी। लेकिन हम फिर मिलेंगे। पक्का। तो सभी को आकांक्षा सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।